नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, कहने को तो भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ के किसानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। अभी के समय पर खासकर हम देख रहे हैं कि किसानों की जो स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति है। लेकिन इस दयनीय स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? एक तो सबसे पहला पॉइंट होता है मौसम। मौसम का जो उतार चढ़ाव है उसके कारण जो खेती में नुकसान होते हैं वो किसान जो है झेल नहीं पाता कभी कभी, और वो बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके साथ में दूसरा पहलू होता है सरकार और सरकार की नीतियां। आज इस वीडियो हम जानेंगे सरकार की 5 नीतियां जो कि किसानों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। और यदि आप एक किसान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि सरकार की जो नीतियां हैं वो आपके कितने खिलाफ हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि हम जो कर रहे हैं क्या हमें उचित मूल्य उसके मिल रहे हैं। जिस सरकार का हमारे प्रति रुझान होना था क्या वो हमारे लिए है? ये सारी जानकारी हम इस वीडियो पर क्लियर करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहले पॉइंट को जानते हैं। सबसे पहले पॉइंट को जाने तो पहला पॉइंट दोस्तों, कृषि उर्वरक विक्रय नीति। हम देखते हैं कि जब हमारी बोनी स्टार्ट हो जाती है यानी मानसून आ जाते हैं उस समय पर हमें सोसाइटियों पर खाद नहीं मिल पाती। जो सहकारी केंद्र है हमारे, वहाँ पर सरकार सोसाइटी को उर्वरक भेजती है किसानों के लिए, लेकिन वो हमें समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती और उसके कारण किसान पिछड़ जाता है। समय स्थिति के हिसाब से ये होता है कि फिर किसान क्या करता है जब उसको बोनी करनी है, क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसकी जो बुआई हो नहीं हो पाती। इसके लिए फिर वो प्राइवेट जो कृषि केंद्र हमारे वहाँ पर जाता है और वहाँ पर महंगे दामों पर खाद खरीद के लाता है और अपनी बोनी करता है। अगर समय पर सरकार जो सोसाइटियाँ हैं उनको उर्वरक दे दे तो शायद समय पर खेती हो सके और उसके हमें बाद में चलकर अच्छे रिजल्ट भी मिल सके, मगर ऐसा कुछ होता नहीं। इसके बाद हम देखें कि जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों उर्वरक नीति में, वो ये है कि हमें जो उत्पाद दिए जाते हैं उनके साथ में सह उत्पाद भी दिए जाते हैं, जिसे हम हमारी देसी भाषा में दहेज बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इफ्को कंपनी की नैनो यूरिया, नैनो डीएपी वो निकाल रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर जबरदस्ती किसानों को क्यों मत्थे चढ़ रहे हैं आप? उनका ये नियम है, एक बोरी डीएपी लेंगे आपको उसके साथ में या तो एक बोतल नैनो डीएपी लेनी पड़ेगी या फिर नैनो यूरिया लेनी पड़ेगी, या फिर कोई अन्य जो उनके पास जिंक है, सल्फर है, वो आपको कोई ना कोई पदार्थ ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि कंपनी को फायदा दिलाने में मदद करें। किसानों का फायदा तो कोई नहीं सोचता, सभी कंपनियों का यही हाल है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए एक उत्तम ब्रांड का यूरिया है, तो उत्तम एक कंपनी हो गई, उसने यूरिया भी बनाई, डीएपी भी बनाई, साथ में एसएसपी भी बनाई और फिर जिंक भी बनाया, सल्फर भी बनाया। तो वो क्या चाहती है कि हमारा जो माल है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। किसान को मान लीजिए डीएपी की सिर्फ ज़रूरत है, यूरिया की सिर्फ ज़रूरत है, मगर उसको ज़बरदस्ती जो है साथ में सल्फर भी लेना पड़ता है, जिंक भी लेना पड़ता है, जबकि उसकी क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है। वो चाहे तो मार्केट से ट्रीटेड वाला जिंक ले सकता है, उसका स्प्रे कर सकता है, मगर मजबूरी में उसे फिर वो 33% वाला लेना पड़ता है। इसके कारण किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ता है और उसे समय पर पैसे न होने के कारण कभी कभी खाद नहीं मिल पाती, क्योंकि बजट बिगड़ जाता है। जो यूरिया की बोरी 267 रुपये मिलती है, अगर उसके साथ में हम 2 बोरी के साथ में अगर एक नैनो यूरिया के दाम जोड़ दें तो वो 350-400 रुपये हो जाता है उसका रेट। तो ये स्थिति है। दूसरी हम बात करें तो कृषि केंद्रों की मनमानी है। कृषि केंद्रों की मनमानी यही है, उनके पास आप जाएंगे तो आपको साथ में प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। इसके बाद है गुणवत्ता विहीन। गुणवत्ता विहीन का मतलब वही है कि जो साथ में आपको जिंक वगैरह दी जा रही हैं उसकी क्वालिटी क्या है ये कौन चेक करेगा? उनकी जो क्वालिटी है वो इतनी बेकार है कि आप कुछ पूछे मत। आपको उस पैसे पर मार्केट पर आप जाएंगे, जो खुला मार्केट है वहाँ पर आपको उससे अच्छे प्रोडक्ट उतने ही दाम पर मिल जाएंगे, या थोड़ा बहुत दाम आपको भले ही ज़्यादा देना पड़ेगा मगर उसकी जो क्वालिटी आपको वो अच्छी मिल जाएगी। तो ये सरकार को नीति बनानी चाहिए कि किसान जो मांग रहा है आप उसे वही दें। डीएपी की आवश्यकता है उसको तो वो डीएपी दें, यूरिया की आवश्यकता है तो यूरिया दें, तो उसका जो बजट है वो नहीं बिगड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट की हम बात करें तो वो है दोस्तों कृषि ऋण नीति। कृषि ऋण नीति के मतलब ये है कि सोसाइटियाँ हमें जो कर्जा देती हैं, बैंक जो हमें कर्जा देती हैं, वो समय पर किसानों को नहीं देती, और देती भी तो बहुत कम मात्रा में देती हैं। फिर एक बात ये होती है कि मैंने देखा है अभी कि मेरा सोसाइटी पर जो है हमने जो खाद वगैरह दी थी तो उस पर जो किसानों ने कर्जे को नहीं पटाया,
जिन किसानों ने कर्जे को नहीं पटाया, उनका डिफॉल्टर किसान थे वो, उनको ब्याज पर छूट दी गई। लेकिन हमने जो ईमानदारी से पैसा पटाया था, जिन किसानों ने ईमानदारी से पैसा पटाया था, उनको कोई भी लाभ नहीं मिला। तो आप क्या कर रहे हैं? आप डिफॉल्टर किसान को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यानी कि किसान को बेईमान बना रहे हैं। किसान को आप बेईमान बना रहे हैं। यदि आप वही प्रोत्साहन राशि ईमानदार किसान को देते, जो कि समय पर पैसे को वापस कर रहा है, तो शायद वह और समय से कोशिश करता और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेकर समय पर पैसे पटाने के बाद, सोसाइटी से अच्छा लाभ लेने के बाद अपनी खेती को आगे बढ़ाता। लेकिन उसने देखा कि फ़ायदे में कौन है? जो डिफॉल्टर है। तो वो भी लोन फिर नहीं देता वापस। तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे अगर छूट मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो फिर वही जो कर्जा हमारा वो बढ़ जाता है और आखिरकार फिर उसे किसान को पटाना पड़ता है अपनी ज़मीन को बेचने के बाद। अभी कुछ समय पर आपने देखा था कि एक सरकार आई थी जिसने कि कर्जा माफ़ करने की घोषणा की, तो सभी किसानों ने कर्जा नहीं पटाया। अब हुआ क्या, सरकार तो चली गई और किसान का कर्जा वहीं की वहीं। फिर किसानों ने वो जो ज़्यादा ब्याज था, एक्स्ट्रा ब्याज था, उसे पटाने के बाद अपने आप को उससे छुटकारा दिलवाया। कुछ ने अपनी ज़मीन भी बेची, या फिर उसी कर्जे को, जो 2 लाख का कर्ज था, उसको 3 लाख करवाया और वहीं के वहीं उसको अपना कर्जा बढ़वा लिया। तो इससे किसान का घाटा हुआ। इन्हें आप डिफॉल्टर किसानों को मदद कर रहे हैं और ईमानदार किसान को आप जो नुकसान में डाल रहे हैं। तो ये है दोस्तों कृषि रणनीति। ये बहुत ही खराब नीति है। इसके बाद जो तीसरी नीति है वो है फसल बीमा। फसल बीमा की स्थिति ये है कि हमारे पैसे तो हमारी बैंक से कट जाते हैं, जिन लोगों ने केसीसी लिया हुआ है या अन्य जो कृषि ऋण होते हैं उन पर, लेकिन हमें जब ज़रूरत होती है तो हमारा क्लेम नहीं मिल पाता। व्यक्तिगत किसान का एक नुकसान हुआ, जैसे मान लीजिए ये मेरी पीछे टमाटर की फसल है, इसमें किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, मुझे कोई नुकसान होता है और मैंने बीमे का पैसा पटाया हुआ है, तो सरकार मुझे इसका मुआवजा नहीं देगी, इसका क्लेम नहीं देगी। वो कहेगी कि सभी किसानों को जब तक नुकसान नहीं होता है तब तक हम आपको क्लेम नहीं देते। ये क्या बात हुई? जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस में यदि जिसने बीमा किया है, जिसके नाम से बीमा है, उसकी मौत यदि हो जाती है तो उसको क्लेम दिया जाता है। ये नियम होता है कि जिसने पैसा पटाया है और अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसे वापस करेंगे क्लेम। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो तो ऐसी घोषणाएं होती हैं, ऐसा उसका विज्ञापन होता है कि जैसे उन्होंने कुछ हमारे ऊपर एहसान किया हो क्लेम को देने पर। और वो कब मिलता है हमें? कोई चुनाव आने वाला हो, कोई कुछ आने वाला हो, तब आपको ऊंट के मुंह में जीरा, जितना आपको नुकसान होता है उसका 10% ही आपको क्लेम नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ एक ओलावृष्टि हुई थी पिछले 4 साल पहले, तो हमें उसमें टमाटर की हमारी फसल पर 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिला था कृषि बीमे का। जबकि हमें उसकी सफाई करवाने में, टमाटर जो खराब हुआ था उसको सफाई कराने में उससे ज़्यादा रुपये लग जाता है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक मल्चिंग रहती है, बांस होते हैं, तार होते हैं, एक एक पौधे को निकालना पड़ता है, फिर बेड को बराबर करना पड़ता है, फिर दूसरी फसल लगती है आपकी। तो उससे ज़्यादा तो सफाई करने का खर्च होता है जितना हमें सरकारी क्लेम मिलता है बीमे का। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है किसानों के लिए कि किसान करे तो क्या करे, किस सरकार पर भरोसा करे वो, क्योंकि उसे फसल बीमे का पैसा नहीं मिल पा रहा है। अगर किसान का नुकसान हो गया तो समझ लो गया वो। पैसे तो प्रीमियम के नाम पर कंपनियां लेती हैं, लेकिन उसके एवज में वो मुआवजा नहीं देती। एक रकबे पर वो फलाना जिला है, वहाँ के इतने गांव आपके क्लेम मिल रहा है बस। लेकिन जो किसान पर्टिकुलर उसका जो नुकसान हुआ है, उसने प्रीमियम पटाया, उसके हिसाब से आपको क्लेम देना चाहिए, वो नहीं मिल पाता आपको। ये है दोस्तों कृषि बीमा की सरकारी नीति, जो कि किसान की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है। अगली सरकारी नीति है कृषि उपज विक्रय मंडी। यहाँ पर आपने देखा हो, एक तो सबसे बड़ी बात तो यह कि एमएसपी नहीं है। आपको कोई भी निर्धारित मूल्य तय नहीं है कि आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। टमाटर के रेट की हम बात करें आज के समय पर, इतनी हाहाकार मची हुई है, किसानों का इतना दर्द छलका हुआ है, उससे रेट देखकर क्या कुछ पूछो मत। उसके मन की सिर्फ वही जानता है कि उसने जो लागत लगाई है कम से कम 1 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से, उसको वो वापिस नजर आते नहीं दिख रही है। ऊपर से ये बारिश,
इस पर बीमारियां बहुत आ रही हैं अभी। तो वो जब बाजार पर वो टमाटर को ले जाता है तो कम से कम उसका इतना निश्चित होना चाहिए कि कम से कम, जैसे मान लीजिए 10 रुपये की हम बात कर रहे हैं, कि कम से कम 10 रुपये केजी के उसके दाम फिक्स हो जाएं कि भाई आपको इससे कम रेट नहीं मिलेगा, बाजार कितनी भी डाउन चली जाए। तो उसको कुछ दिल में कुछ रहेगी मजबूती की चलो ठीक है, हमारी लागत तो कम से कम निकल जाती है। लेकिन किसी भी सब्जी के आज भी एमएसपी निर्धारित नहीं है। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। नाम का अनाजों पर एमएसपी तय है, मगर जब बाजार पर माल जाता है, जो मंडियां किसानों के लिए बनाई गई है लेकिन किसानों की है नहीं वो, वहां पर तो व्यापारियों का कब्जा है। सब्जी मंडी जाएंगे आप, वहां पर अड़ेती बैठे हुए हैं, उनका जो रेट है वो बिल्कुल तय है, उनको जो बेचना है वो बेचेंगे। आपने माल रख दिया ले जाके, उनको 8% आपको कमीशन देना है और वो उनको जो लगता है वो बेचते हैं मार्केट के आधार पर। आपका कुछ नहीं चलता वहां पर, माल आपका मगर रेट उनके रहेंगे। ऐसा ही गल्ला मंडी में हम देख लें आप, गल्ला मंडी भी ऐसी है कि किसान जाएगा, माल अपना रखेगा, व्यापारी आएंगे, बोली लगाएंगे और माल ले जा लेंगे। लेकिन 8-10 व्यापारी होते हैं, वो अपने में सलाह कर लेते हैं कि हमें मक्के के जो दाम है वो 2000 से ऊपर नहीं लेने, फिक्स हो गया दाम उनका, फिर उससे ऊपर बोली लगाते नहीं, तो आपका कहाँ से रेट बढ़ेगा। तो उनमें संगठन है मगर आप में संगठन नहीं है। आप तो उस आदमी को भी सपोर्ट नहीं करते जो आपके हित में बात करता है। आपको चाहिए कि जहां पर भी हमारे हित की बात होती हो हम वहां से जुड़े रहें, और हम इस मुहिम में आपके साथ हैं। किसानों के दर्द को समझने के लिए हमारा चैनल बना हुआ है और इस चैनल पर आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है, चाहे वो काश्त करने संबंधी हो, बीमारियों के बारे में, कीट संबंधी, और चाहे कोई आवाज़ उठानी हो किसानों के प्रति, ये चैनल आपके साथ में हमेशा खड़ा है। इसलिए आपको यदि इस चैनल पर ऐसा लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है तो आप जो है इस चैनल पर जुड़ें और सब्सक्राइब करें। और यदि हमारी जानकारी आपको, हमारी बातें जो पसंद आती हों तो फिर वीडियो को एक लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है आपको किसानों को एकजुट करने का। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वहाँ पर अपनी आप फोटो पोस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर जो किसान हैं वो सलाह आपको देते हैं, हम भी आपको सलाह देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, उस पर कौन सा रोग लगा हुआ, सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप जो है एकजुट रहें और अपने जो समस्याएं हैं वो एक दूसरे को शेयर करने के बाद उसका सुझाव भी देखें। अब हम जानते हैं हमारे अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है कृषि शिक्षा नीति। कहने को तो यह देश कृषि प्रधान देश है, पर यहाँ पर कृषि क्षेत्र में जो शिक्षाएं हैं वो बिल्कुल सीमित स्तर पर हैं। हमारे यहाँ नहीं इतने विश्वविद्यालय हैं कि वहाँ पर जाके जो विद्यार्थी है वो शिक्षा ले सकें। और दूसरा ये कि यदि प्रॉपर किसान अगर कोई ऐसी जानकारी लेना चाहता है, कोई ऐसी टेक्निकल नॉलेज लेना चाहता है, कोई प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो उसके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। समय समय पर आते रहती हैं 2-4 किसानों के लिए, उनके राजस्थान घुमा के लाएंगे हम आपको, रायपुर घुमा के लाएंगे आपको, छत्तीसगढ़ घुमा के लाएंगे। उससे क्या होता है, 2 दिन में कौन सा किसान क्या सीख लेगा। कोई पर्टिकुलर जैसे पॉली हाउस है उसके बारे में प्रशिक्षण दो आप कि उसमें सब्जी कैसे उगाई जाती है, नर्सरी कैसे बनाई जाती है, तो किसानों का भला होगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं जब तक नहीं होंगी, आपको जब तक नॉलेज सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, आपको अनुभव जब तक सही नहीं रहेगा, तो आप खेती पर क्या किसी भी बिजनेस पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो भी ऐसे प्रशिक्षण लॉन्च नहीं करते। हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग है जो जिले स्तर पर रहता है, वो भी कभी ऐसी संगोष्ठी आयोजन नहीं करता कि जिससे किसानों का भला हो। संगोष्ठी आयोजन करोगे भी तो कैसा कि कोई नेता आ गए, कोई कुछ आ गया तो बोले बुला लो किसानों को, भीड़ लगा लो, बस हो गया। लेकिन जो प्रॉपर जानकारियां हैं वो किसानों को नहीं दी जाती। दोस्तों बहुत गंभीर स्थिति है, आपको एकजुट होना पड़ेगा। यदि आप हमारी सलाह माने तो आज से ही कमर कस लें और प्रॉपर जानकारी लें, उसके बाद ही सरकारी नीतियों पर आगे बढ़ें। मैं एक चीज और अनुभव किया है मैंने, इस सब्सिडी के नाम पर सरकार जो है वाहवाही लूटती है, लेकिन किसान को उसका फायदा नहीं मिल पाता। कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है इस सब्सिडी का जो लाभ है वो किसान को डायरेक्ट मिल जाए। आपने देखा होगा पॉली हाउस के लिए लगभग 36 लाख का प्रोजेक्ट होता है हमारा 4000
स्क्वायर मीटर के लिए, जिसमें 18 लाख रुपए सरकार देती है सब्सिडी के माध्यम से और 18 लाख रुपए सरकार कहती है कि आप जो है बैंक के माध्यम से ले सकते हैं। लेकिन हमने देखा है, हमने अनुभव किया है कि वो जो क्वालिटी होती है वो इतनी बेकार होती है कि 18 लाख में ही आपका पॉली हाउस तैयार हो जाए बन के। दूसरा ये कि ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मान लीजिए किसी किसान ने यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके ये अपने पास से पैसे से 18 लाख रुपए वो इकट्ठे कर लेता है, तो 18 लाख सिर्फ उसे सब्सिडी दी जाए, फिर अपने स्तर पर काम करे, वो अपने हिसाब से कंपनी का चुनाव करे, उनसे बात करे और क्वालिटी मेंटेन करे। ऐसा कुछ नहीं होता। जो कंपनी फिक्स है उससे ही आपको वो पॉली हाउस बनवाना पड़ेगा। वो कितने का है वो खुद किसान को नहीं पता होता, वो सिर्फ कंपनियाँ जाती हैं वो पाइप कौन से इस्तेमाल कर रही हैं, प्लास्टिक कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यदि वही 18 लाख रुपए किसान के पास होते, सरकार उसे सब्सिडी की मदद से डायरेक्ट देती, भले ही वो कहती कि आप बना लो पहले इसके बाद हम देंगे, तो किसान उस 18 लाख में ही काफी काम कर बैठता। बिल्कुल ये निश्चित है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि 36 लाख का ऐसा कुछ तामझाम होता है, उसमें इतने पैसे नहीं लगते। तो ये स्थिति दोस्तों, जब भी आप कोई भी सब्सिडी की स्कीम लें तो उससे पहले जानकारी लें कि आपको खुले मार्केट पर वो कितने की पड़ रही है और सब्सिडी के बाद वो कितने की पड़ रही है। इससे पहले आपको एक वीडियो दिया था मैंने, जिस पर मैंने आपको बताया था कि आप स्प्रिंकलर सेट, नोजल सेट वगैरह जो लेते हैं 25% जिस पर सब्सिडी होती है, आप मार्केट पर मिलेंगे तो उससे कम दाम पर आपको मिल जाएंगे और आपको जो चक्कर लगाना होता है ना वो भी नहीं लगाना पड़ेगा। इसके लिए अच्छे सोचें, विचारें और इसके बाद ही सब्सिडी की जो योजना है उस पर आगे बढ़ें। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो तो आप कमेंट जरूर लिखें, ताकि हम पता चले कि हमने जो मुहिम छेड़ी है किसानों को एकजुट करने की, आप उस पर सहभागी हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।